रहमानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जो वेबिनार है, इस सिलसिले में बताता चलूँ कि बायलिंगुअल है, जो बंदा अंग्रेजी में बात करना चाह वो अंग्रेजी में भी बात कर सकता है लेकिन मोस्टली उर्दू में आसानी होगी आज के दिन पर बात करने के लिए और इसको समझने के लिए। आज 19 जुलाई को चूँकि एक तवारीखी दिन कश्मीर के हवाले से जो क़ज़िया कश्मीर में एक बड़ी अहमियत रखता है, और इस दिन की एक करारदाद जो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पास की और उसमें जिस तरह का उन्हें सियासी मुस्तक़बिल का फैसला किया और जो भी बाद में भी एक इस क़ज़िये की एक बुनियाद, एक कानूनी बुनियाद भी फराहम करती है और वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को भी डिफाइन करती है। इस करारदाद की इम्पोर्टेंस क्या थी, इसका तारीखी पस मंज़र और फिर आज तक जो कश्मीरी अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, इसमें कहाँ कौन सी कमी कोताही हुई, लाखों कुर्बानियाँ देने के बावजूद अभी भी हम अपनी मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी तक वो ख्वाब कश्मीरियों का शर्मंदे ताबीर नहीं हो पा रहा है जिसके लिए ये तमाम तर कुर्बानियाँ दी गई। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की वाबस्तगी का इजहार करना, उस करारदाद के ज़रिए इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी पब्लिक सपोर्ट इसको थी और इसको किस तरह से हम आज के तनाजुर में डिफ़ाइन करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे साथ जो लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके हाथों से ये तहरीक जो है परवान चढ़ी है, जिन्होंने इसके जो ऊंच नीच है वो सारी देखी हुई है, बल्कि रकम भी की है और उस सिलसिले में उनकी जो लिखी हुई तहरीरें उससे कश्मीर की तहरीक को एक जला बख्शी। उनमें जनाब फारूक रहमानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फारूक रहमानी साहब इस वक्त मेरे ख्याल में जो कश्मीर की मौजूदा हिस्ट्री है या तारीख है, इस पर जितनी गहरी नज़र रहमानी साहब रखते हैं, शायद हमारे लिविंग लीजेंड्स में कोई मौजूद नहीं है जिनका इतना गहरा मुताला और जिन्होंने इसको करीब से देखा और इस पर लिखा और अपनी एक राय रखते हैं। इनकी लिखी हुई तहरीरों की वजह से कश्मीर के अंदर अगर हम ये कहें कि 89 का जो के अंदर कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हुई, वो कि उसके बहुत सारे और भी मुहर्रिकात हो सकते थे, लेकिन आज़ादी की तलाश जो फारूक रहमानी साहब ने लिखी वो एक अहम जुज़ था उस इंतिफादा का जो 1988 में कश्मीर में लोगों ने देखा। रहमानी साहब खुद तो मेरे ख्याल में अर्ली 60s से ही इस तहरीक से वाबस्ता रहे, इसको लिखते रहे, इसको डॉक्यूमेंट करते रहे और इस पर अपनी आरा रखते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आरिफ बहार साहब, मारूफ दानिश्वर और कॉलम निगार हैं और कश्मीर की तहरीक के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं और कॉलेज के दिनों से ही इस पर लिखते भी रहे हैं और एक गहरी नज़र रखते हैं। एक मुनफरिद इनकी सोच, एक नज़रिया इसके हवाले से है और जिसको पेश करने में कभी उन्होंने दरेग नहीं किया। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जो फुट सोल्जर्स इंटरनेशनल एरिना में हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं। जनाब अली रज़ा सईद साहब जो EU कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन हैं, ब्रसल्स में काम करते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, और वहाँ पर बड़ा इनका काम रहा है माजी में भी और आजकल कोविड की सूरत हाल के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जनाब ज़फ़र कुरैशी साहब कश्मीर ग्लोबल कैंपेन, एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक आवाज़ कश्मीर की इस वक्त लंदन में है। इनके वालिद ग्रामी भी इसी तहरीक की पैदाश में एग्जाइल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर इस वक्त वो लंदन में हैं। जनाब फ़हीम कियानी साहब जो हमारे तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर हैं, एक नौजवान की हैसियत से मेरे ख्याल में जो पिछले अरसे में पिछले 4-5 साल से मैं इनको देख रहा हूँ और जिस तरह की
وہ پبلک اویئرنیس کمپینز برطانیہ میں چلا رہے ہیں اور پورے یورپ میں بھی انہوں نے ہر جگہ اپنے یونٹس قائم کیے ہوئے ہیں تحریک حریت یورپ کے نام سے، اور جگہ جگہ پر ایک ان کا بھی ایک اچھا خاصا حلقہ احباب ہے اور اچھی ریچ ہے ان پالیسی سرکلز میں بھی اور ان پبلک ایٹ لارج۔ ہمارے ساتھ ایک اور دانشور کشمیری ہم نے انہیں جوائن کیا ہے، مرزا صاحب بیگ صاحب۔ وہ ایک اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے، پہلے کشمیری ہیں جو اس وقت ایک آکسفورڈ میں جنہوں نے اسکالرشپ کے تحت وہاں لاء پڑھ رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے لاء میں گولڈ میڈل لیا ہے اپنی LLB کی تعلیم کے دوران۔ اور جتنا آج کل جو کرنٹ کشمیر کا سینیریو بنا 5 اگست کے بعد، جتنی گہری نظر ان کی تمام آسپیکٹس پہ ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے سنا ہے، شاید ہی کسی اور نے اس پر اتنی گہرائی سے لکھا ہے، اور ریسرچ بیسڈ ان کا کام ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کریں گے۔ میں پہلے محترم فاروق رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا آج کے دن کے حوالے سے، اس کے سیاسی پس منظر، اس کا تاریخی پس منظر، اور آج کے دور میں اس کی کیا ریلیونس ہے، اس پر بات کریں گے جناب فاروق رحمانی صاحب۔ رحمانی صاحب انمیوٹ کرو فون۔ رحمانی صاحب انمیوٹ کریں۔ رحمانی صاحب تو بوزا میں انمیوٹ کریو، انمیوٹ تو میوٹ۔ رحمانی صاحب تو کریو انمیوٹ۔ رحمانی صاحب انمیوٹ کریو۔ رحمانی صاحب انمیوٹ کر دو، انمیوٹ۔ انمیوٹ آواز نہیں آتا ہے۔ انمیوٹ کریو۔ رحمانی صاحب رحمانی صاحب شو ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن ابھی کر لیں گے وہ۔ بات کو شروع اچھا شروع کریو تو گو ٹھیک جا کریو، آپ آئے آواز۔ اچھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں محترم الطاف حسین وانی صاحب، چیئرمین KIR کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام مہمانوں کا جو اس ویبنار میں شریک ہو رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام اور شکریہ۔ انتہائی اہم موقع پر یہ ویبنار کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 19 جولائی 1947 کی سیاسی جدوجہد کی منفرد تاریخ میں
इस दिन को बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन इस अहमियत के बावजूद एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो 1932 में कायम हुई थी, अपने तौर पर श्रीनगर में अपना कन्वेंशन मुनक्कद नहीं कर सकी, जिस कन्वेंशन के बारे में कहा जाता है कि इसमें इलाके पाकिस्तान की करारदाद पास हुई थी, क्योंकि उस वक्त महाराजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मिली भगत थी, और उस मिली भगत की वजह से श्रीनगर में कोई हाउस बोट भी नहीं मिल सका, कोई होटल भी नहीं मिल सका कि जहां पर ये अहम कॉन्फ्रेंस मुनाक़द की जाए और इस तारीखी फैसले का ऐलान किया जा सकता था। अलबत्ता एक बात है कि इस सारी सूरत हाल को जिस शख्सियत ने एक करवट दी और एक नया उन्वान बख्शा, वो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मरहूम की शख्सियत है। इसका सारा उन्हीं के सर है कि जिस वक्त वहाँ पर कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई मकान, कोई हाउस बोट नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा घर आदि गुजर में हाजिर है, आप इसमें ये कन्वेंशन बुला सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मुश्किलात थी, उनकी जान को भी खतरा था, क्योंकि 3 फोर्सेस थे वहाँ पर, बड़े सख्त फोर्सेस थे और तेज़ रफ्तार फोर्सेस थे और इंतकाम गिर फोर्सेस थे। ये 3 कौन थे? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की क़यादत में, दूसरी कांग्रेस जिसकी क़यादत पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उनकी आशीर्वाद हासिल थी, और महाराजा जिसके पीछे RSS, जिसको अब हम मौजूदा इस्तिलाह में हिंदुत्व कह रहे हैं और इसी से उसको जाना पहचाना जाता है, ये 3 फोर्सेस थे। ये 3 फोर्सेस मुसलमान कश्मीर के मुस्तकबिल के खिलाफ थे। इन हालात में उन्होंने अपनी फैमिली को, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मरहूम ने अपनी फैमिली को आदि गुजर से शिफ्ट कराया, और उसके बाद वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की, और इस कॉन्फ्रेंस में वो करारदाद मंजूर की गई जिस करारदाद के बारे में हम कहते हैं कि तय पा गया कि कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा। आज सवाल ये है, आज के दिन अब 70 इयर्स गुजर चुके हैं। 30 इयर्स तो सबसे ज्यादा खूनबार साल थे और ये भी गुजर चुके हैं। आज सवाल ये है कि न सिर्फ ये कि इस दिन की याद मनाई जाए, बल्कि सवाल ये है कि आज तक इन वाक़ात के बाद से लेकर आज तक कितने मौक़े आ गए और वो सब मौक़े हमने गंवा दिए। किसी एक मौके का भी फायदा नहीं उठाया गया कि हम उस करारदाद को पर अमल कर सकते, जिस करारदाद के जरिए से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा। बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर हमारे सामने है, आज़ाद कश्मीर वजूद में आ गया, लेकिन असल में मतमहे नज़र ये था कि रियासत जम्मू व कश्मीर की कुल्ली हैसियत में
कोई तब्दीली वाक़ा नहीं हुई, और तब्दीली के जितनी अपॉर्चुनिटीज आई वो सब एक एक करके ज़ाया हो गई। हमने उनसे इस्तिफादा हासिल नहीं किया, और ये कोई कुछ कम अलमिया नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो करारदाद, जो नजरिया, जो आइडियोलॉजी कागज पर लिखी हुई है, उस पर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका अब तक। यानी अवामी मज़ाहमत के बेशुमार दरीचे रोशन हो गए थे, वो भी चले गए, और आज हम एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। कश्मीर के पास आज़ादी और इलाक़ पाकिस्तान के जितने तरीके उन्हें समझ में आ गए थे, वो उनको इस्तेमाल में ला चुके हैं, और एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबकत हासिल कर चुके हैं। बल्कि कश्मीरी एक दूसरे के कंधे को भी इस मकसद के हुसूल के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। और इसी रवारवी में, इसी कश्मकश में पहले 40 इयर्स, 45 इयर्स और उसके बाद 30 साल बीत चुके। और ये सरजमीन जो है, ये सरसब्ज सरजमीन, जिसे हम पहले सरसब्ज सरजमीन समझते थे, आज हम इसको सुर्ख सरजमीन कह सकते हैं। ये खून से सुर्ख हो गई है। यतीमों और बेवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, और अब कश्मीरियों से उनके मकानात और जमीनें छीनी जा रही हैं। आबादकारों के लिए वसीअरीज़ बस्तियों के क़याम और आबादकारी के मंसूबे बन रहे हैं, और मकानात अपने मकीनों और ज़मीनें अपने मालिकों से महरूम होती जा रही है। पूरा एक मंसूबा है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, सूरत के साथ अमल में आ रहा है। नए कवानीन नाफिज हो रहे हैं, पुराने कवानीन खत्म किए जा चुके हैं। इस हाल में हम ये दिन मना रहे हैं, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये दिन आज हमें यही कह रहा है, ये सबक दे रहा है कि जिस तरह से रियासत का एक हिस्सा 1947 में आज़ाद हो चुका था, रियासत का बकिया हिस्सा उसके बगैर अब नजर आता है कि इस तरह उसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है कि इसको हिंदुस्तान के इस चुंगल से निजात दिलाई जाए। 30 साल की इस खूनबार जद्दोजहद के बाद अगर अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ममालिक कश्मीर के बारे में अपने मुत्तफ़िक़ा बयानिए को अमली जामा नहीं पहना सके हैं, तो लाज़िम आता है कि तमाम पॉलिसियों और इक़दामात का जायज़ा लिया जाए। और सबसे अहम ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा और मेंबर ममालिक बैक ज़ुबान आलमी इदारे में हिंदुस्तान का मुहासबा करें, उसको वो तमाम इक़दामात वापस लेने के लिए मजबूर करें जो वो गुज़श्ता चंद सालों में रियासत के खिलाफ ले चुका है, और चार्टर और करारदादों को सर बुलंद रखें, और फिर कश्मीरी क़यादत के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब मिलकर मेज़ पर बैठें और मसला कश्मीर का एक मुनसिफाना और पायदार हल दरियाफ्त करें। लेकिन सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर में कैद खाने और ज़बह खाने की सूरत हाल ख़त्म करनी होगी, और जब तक न ऐसा हो ये सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती है। हमें यकीन है कि
इस जदोजहद की पुष्ट पर पूरे मकबूजा कश्मीर के अवाम है। यानी जहाँ पर इस वक्त हिंदुस्तान की 9 लाख अफवाज हैं, वहाँ कश्मीर के तमाम बाशिंदे बैक जुबान, गली गली, कोचे कोचे, शहर शहर, गाँव गाँव, करिया करिया एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के जुल्म सितम और उसकी बर्बरियत से निजात दिलाई जाए और हिंदुस्तान की अफवाह यहाँ से चली जाए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे कश्मीरी आवाम की ये आवाज़ है, अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में ये आवाज़ है, तो हमें इसमें किसी को क्या कबाहत है कि वो इसको अमली जामा पहनाने के लिए अमली अंदाज में सोच विचार करे और नया नक्शा नए अज़ाइम के साथ पेश करे। शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनाब रहमानी साहब। दुरुस्त फरमा रहे थे कि आज 74 साल गुजरने के बाद हम अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर, अपनी ज़मीनें, अपनी ज़बान और अपने बुनियादी वजूद की जदोजहद में लगे हुए हैं। जिस मकसद के लिए ये करारदाद पेश की गई थी, उसके बाद बड़ा कुछ तब्दील हुआ और लेकिन लोगों ने अपनी जदोजहद जारी रखी। लेकिन आज हमारे लिए बड़ा इम्तिहान का मरहला आन पहुंचा है। मैं अब जनाब आरिफ बहार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस मामले में क्या हमें बता देंगे। जनाब आरिफ बहार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज बड़े अहम दिन के मौका पर आपने ये इकट्ठ किया है रियासत के मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, जिनमें जहाँ एक तरफ फ़ारूक रहमानी साहब जैसी शख्सियत हैं कि जिनकी तहरीरें पढ़ के हमने लिखना सीखा, वहीं फ़हीम कियानी साहब और ज़फ़र कुरैशी साहब जैसी नई जनरेशन के लोग भी हैं और जो हमारी बाद की जनरेशन में समझता हूँ है। और अली रज़ा सैयद साहब यकीनन एक अपना नाम है जो इंटरनेशनल फोरम पे इस मसले को हाईलाइट करने के लिए इंतहाई नामसाइद हालात में, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि बैनुल अक़वामी मौसम और बैनुल अक़वामी रुत क्या है, तो उसमें कश्मीर का मुकदमा लेके चलना, कश्मीर का बयानिया लेके चलना, ये बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है। जैसा कि रहमानी साहब ने फरमाया, आज के दिन के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से रोशनी डाली कि ये जो दिन है ये 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों की उस ख्वाहिश और उस फैसले की याद में मनाया जाता है कि जिसके तहत कश्मीरी अवाम की जो नुमाइंदा जमात है आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने श्रीनगर में जो रियासत का दिल था, मरकज़ था, उसमें बैठकर जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल कौंसिल ने एक अवामी राय को सामने लाया, यानी ये एक अवामी राय को जो कश्मीरी अवाम की गालिब अक्सरियत थी, हमारा जो मुकदमा है वो कश्मीरी अवाम की गालिब अक्सरियत का मुकदमा है। हम उनके जमहूरी हकूक़ की जब बात करते हैं कश्मीरियों के, तो उसका मतलब यही होता है कि जो अक्सरियत फैसला करेगी उसी को सब फरीक तस्लीम करेंगे। तो ये जो करारदाद थी बड़े अच्छे अंदाज से ड्राफ्ट हुई थी। अगर इसके मतन पे भी आप गौर करें तो इसमें कोई गैर ज़रूरी अथल पथल की जो है वो बात नहीं की गई थी। 3 जून का जो ऐलान आज़ादी था उसमें रियासतों के मुस्तकबिल के हवाले से किसी तीसरी जो ऑप्शन है उसकी गुंजाइश नहीं थी। शायद खुशफहमी के तौर पे तो आप कह सकते हैं, या खुद को जहनी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए या वक्त गुजारने के लिए, तो ये सूरत हाल बन सकती थी कि आप किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। लेकिन जो ऐलान आज़ादी था रियासतों के हवाले से, और जो जिसमें इनखला की बात की गई थी यहाँ से अंग्रेज़ की, और उसके बाद का जो मंजरनामा था उसमें किसी भी रियासत के लिए खुद मुख्तारी का ऑप्शन नहीं था।
یہ الگ بات ہے کہ رکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں رکھا جانا چاہیے تھا، اس پہ ڈیبیٹ اس وقت بھی ہو رہی تھی، آج تک ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے، لیکن جو پریکٹیکل صورتحال تھی اس میں کسی تھرڈ آپشن کی گنجائش نہیں تھی ریاستوں کی۔ تو ایسے میں مہاراجا ہری سنگھ یا کچھ ان کے جو معاونین ہیں یا کچھ دوسرے لوگ جو کوشش کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے اس وقت کے حالات کے مطابق دیوار سے ٹکرے مارنے اور سر پھوڑنے کے مترادف تھا، کہ ایک ایسا راستہ بنانا جو ایک فیصلہ ہو چکا تھا، جس میں کانگریس کی لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی اور تاج برطانیہ کے لوگ تھے، اس کے مطابق جو ایک فیصلہ ہو چکا تھا اس میں کوئی راہ نہیں نکل رہی تھی۔ تو یہ ایک وقت گزاری کسی ایک کیفیت تھی جس کو آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی جو قیادت ہے اس نے بھانپ لیا تھا کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور اس جو ٹائم کا ضیاع ہے اس کے درمیان جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو کوئی نیا اور ناخوشگوار واقعہ اس کو فل کر سکتا ہے، کئی کریکٹر ابھر سکتے ہیں اس کو فل کرنے کے لیے، جیسا کہ بعد میں ہوا کہ وقت چونکہ گزرتا چلا گیا اور اس وقت کے بہاؤ میں پھر بہت سے کرداروں کو انٹر ہونے کا موقع ملا، مہاراجا پہ اور مہاراجا کی فیملی پہ انفلوئنس کرنے کا ایک موقع ملا، جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ خراب ہوتا چلا گیا۔ تو ایسے میں جو مسلم کانفرنس کی قیادت آبی گزر جو تھی سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی جو رہائش گاہ تھی، جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر اپنی ذمہ داریاں اور فرائض اس وقت نبھا رہے تھے، وہاں جو قرارداد منظور کی وہ کشمیری عوام کی ایک غالب اکثریت کی سوچ کی عکاس تھی، جس میں مہاراجا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کشمیر کی زمینی حقیقتوں، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ، اس کی جغرافیائی جو مذہب اور اس کی جغرافیائی جو حقیقتیں ہیں، یعنی اس کے جو دریاؤں کا رخ ہے، اس کے جو راستے ہیں قدرتی، ان سب کو دیکھتے ہوئے اس کا جو کشمیر ہے، ریاست جموں و کشمیر، اس کا الحاق پاکستان سے کرے۔ اور مہاراجا کے لیے بھی ایک تجویز کیا گیا کہ وہ ایک آئینی سربراہ کے طور پر فی الفور یہاں قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات کا انعقاد کریں اور قانون ساز اسمبلی تشکیل دیں۔ تو اس طرح ایک مکمل جو خلا ہے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک خلا طاقت کا پیدا ہونے جا رہا ہے یا پیدا ہو چکا ہے، اس سے بچنے کی بھی اس میں ایک سوچ رکھی پنہاں تھی، ایک حل رکھا گیا تھا کہ مہاراجا خود اپنی جو سرپرستی میں، اپنی قیادت میں ایک آئینی سربراہ کے طور پہ، اور مہاراجا کو ایک رول دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بطور مسلم کانفرنس آپ جو دوسری اقلیتیں ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یا جو دوسری آبادی ہے، اس کو بھی آپ بالکل منہا نہیں کر رہے اس سارے منظرنامے میں، اس کو آپ شریک رکھ کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور یوں اس میں ایک ریاست جموں و کشمیر کے جو متحدہ اسٹیٹ ہے اس کی ایک سوچ اس کے اندر موجود تھی۔ یہ پھر اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، ایک المیہ ہوا اور کشمیر اس المیوں کی ایک دلدل میں دھنستا چلا گیا، اور آج تک کشمیر پھر اس دلدل سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ لوگوں کی غالب اکثریت کو اس وقت نظر انداز کیا گیا تھا، ان کی سوچ کو نظر انداز کیا گیا تھا، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اس سارے منظرنامے کو بدلا گیا تھا۔ تو آج اس جو ایک سیاسی ماحول بنایا گیا یا جو ایک حالات پیدا کیے گئے کہ جس میں یہ دھاگا جو ہے الجھ کر رہ جائے، اس کے بعد یہ ساری جو افتاد ہے اس پوری اسٹیٹ کے لوگوں پہ، یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک نظریے کی اور اس سازش کا شاخسانہ ہے کہ جو اس وقت رچائی گئی، اور لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان کو ہیلوں بہانوں سے ان کو احترام نہیں کیا گیا، ان کو مسترد کیا گیا، اور ایک نئے راستوں کی تلاش کے نام پہ وقت گزاری کی پالیسی اختیار کی گئی، اور وقت کا جو بہاؤ ہے اسی نے سارے فتنے پیدا کیے، اسی نے سارے نقصانات کا موجب اور باعث بھی وہی بنا، کیونکہ اگر بر وقت فیصلہ کر لیا گیا ہوتا اعلان جو آزادی کے تحت اور 3 جون کے جو تقسیم ہند کا جو پلان ہے اس کے تحت، تو شاید یہ مسائل جو ہے جو بعد میں پیدا ہوئے وہ پیدا نہ ہوتے۔ وقت کا جو گزرنا ہے، وقت کا جو بہاؤ ہے، وہ آج بھی 75 سال کے بعد بھی کشمیر کی زمینی حقیقتوں کو تبدیل نہیں کر سکا۔ کشمیر کے لوگ آج بھی اس جمہوری مطالبے پر، اس جمہوریت کے اس اصول پر کاربند ہے کہ انہیں اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے، اور انہیں اس بات کا اختیار دیا جائے
کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. گو کے پلوں تلے بہت سا پانی بہہ چکا ہے, جو زمینی صورتحال ہے بدل چکی ہے, اور لیکن کشمیری عوام کی جو سوچ ہے وہ آج بھی اسی نقطے پہ, اسی مقام پہ ہے کہ جہاں 1947 کو تھی, 19 جولائی کے فیصلے کے وقت کی, اس کے ارد گرد تھی کہ جب کشمیر کی غالب اکثریت اپنے مقدر کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی. بہت سے اس میں تضادات ابھرے, بہت سی رکاوٹیں آئیں, بہت سے جو معاملات, حادثات اور واقعات آئے جو اس سارے معاملے کو خراب کرنے کا باعث بنے. شاید اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ اس وقت بھی ایک جمہوری مطالبہ کرتے تھے, جمہوریت کے مسلمہ اصول کے مطابق ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ اکثریت کی بنیاد پر جو اکثریت چاہتی ہے, جو اکثریت اپنے مقدر کا اور اپنے مستقبل کا جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اس کو وہ موقع دیا جائے. اور آج تک کشمیر کے عوام کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے, کوئی الگ سے کوئی نیا فلسفہ اور نیا فارمولہ پیش نہیں کر رہے, بلکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام کی جو اکثریت ہے اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے, وہ معلوم کی جائے, اس کی رائے معلوم کی جائے, اس کی سوچ معلوم کی جائے. اور یہی جمہوریت کا مسلمہ اصول ہے, اور یہی وہ سبق ہے, اور یہی وہ کشمیریوں کی جمہوریت پسندی ہے جس کو ہم دنیا میں بتا سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ سلگ رہا ہے. یہ آج بھی ایک بارودی سرنگ کے طور پر جنوبی ایشیا کے مسائل اور معاملات کے نیچے موجود ہے, اور کوئی بھی خطا, کوئی بھی جو غلط قدم ہے وہ اس بارودی سرنگ پہ پڑ کے اس کو تباہی کا باعث بنا سکتا ہے. جتنی اس مسئلے کی حل کی جتنی اہمیت پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے, کیونکہ نئی نئی ڈائمنشنز اس کی پیدا ہوئی ہیں. چین ایک فعال اور متحرک کھلاڑی کے طور پہ سامنے آیا ہے. پاکستان اور بھارت کے جو اسلحہ کے کارخانے ہیں ان میں بڑی جدت آئی ہے, ان میں وسعت آئی ہے, اور یہ اس وقت تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ نوشتہ دیوار ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, کشمیر کا مسئلہ سلگتا رہے گا, تو جنوبی ایشیا کا مستقبل بھی غیر یقینی کی سلیب پر یوں ہی جھولتا اور لٹکتا رہے گا. یہی 19 جولائی کا پیغام ہے, یہی آج کی زمینی حقیقت ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. بڑی مہربانی. شکریہ عارف بہار صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ ہمارا مطالبہ اس وقت بھی جمہوری تھا, آج بھی جمہوری ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہم دیکھتے ہیں, جو پڑھا ہم نے, جس طرح رحمانی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو حالات 1947 میں اس وقت کریٹ کیے گئے تھے, جن حالات میں ایک قرارداد پاس کی گئی, آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسے ہی حالات پیدا کیے گئے ہیں. آج بھی جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں ان کے دفاتر سیل کیے گئے ہیں, ان کے جمع ہونے پر, ان کی کسی سوچ بچار پر, بلکہ پوری قیادت کو جیلوں کے اندر نظر بند کیا گیا ہے. جو بچی کھجی قیادت ہے وہ بھی اپنے گھروں کے اندر نظر بند ہے, ملنے کو کوئی موقع نہیں ہے, دفاتر سیل کیے گئے ہیں. تو حالات 74 سال کے بعد پھر ایک دفعہ وہاں پر ہی جا پہنچے ہیں. تو میں اب ظفر قریشی صاحب کو ڈسکشن میں لاؤں گا, کیونکہ انہوں نے ایک اور میٹنگ میں بھی 3 بجے جانا ہے. ظفر قریشی صاحب, یو ہیو دی فلور. جزاک اللہ خیرن وانی صاحب. فرسٹلی میں ویسے I'll speak in English more کیونکہ ہماری audience جو ہے we've got a diverse audience who speak both, and there are mashallah some English speakers in the audience. Firstly, I want to thank you for arranging such a timely webinar on the an historical day today, which took place in 1947, when the people, not any particular government or Maharaja or anybody, but it was the people of Kashmir who expressed their explicit right and their wish and their demand to accede to the land of Pakistan. I want to thank all the panelists, mashallah, who are here. Farooq Rahmani Sahab, we've got Arif Sahab, we've got Ali Raza Sahab, Fahim Kiani Sahab, and our brightest minds, like any Kashmiri mind, alhamdulillah, Mirza Beg Sahab, with such an elite and well-educated intellectuals who have been working hard on the Kashmir issue, both on the
regional level of South Asia as well as globally. So thank you all for your efforts. As Rahmani Saab and Arif Saab very eloquently put it, this is a historical event, an event when the people of Kashmir expressed their explicit wishes to accede to the Pakistan, even though the people had a choice, but they chose, not just based on their religion, not just based on the culture, not just based on the demographic or topography of Kashmir, but it is what they wanted. It was their explicit right. It was their basic fundamental right to choose wherever they wanted to accede. And they explicitly made it clear through their party that they want to accede to the dominion of Pakistan. Unfortunately, as Farooq Rahmani Saab and Arif Saab pointed out, it has been well over 73 years. And this resolution has yet to be implemented. The wishes and the demands of the people have yet to be implemented. The wish that was not just resoluted in the constitution of this political party, but in the United Nations. Instead of implementing such a resolution, what we have seen since the last 73 years, over 450,000 Kashmiris have been martyred. Initially in 1947, then since 1987, over 110,000 have been martyred. Our houses have been burned. Our women have been raped. And now with the new fascist government, it has changed, it's trying to change the demography of Kashmir. Our freedom to be who we want to be, our religious freedoms. Recently, you might have heard, even in Kashmir, today, when we are observing Yom Arafah, the occasion which every Muslim prides himself, prays to Allah subhanahu wa ta'ala and prepares to sacrifice, make an Abrahamic sacrifice, the Indian government that claims to be a secular democratic country has put a ban on sacrifices, not directly, but they caused the people of Kashmir, the Muslims of India, to stop sacrificing at religious duty. This hypocrisy against the Muslims, whether in Kashmir or in India, was no doubt foreseen by our forefathers, Quaid-e-Azam, who eloquently mentioned at that point, the Muslims in India will be marginalized and molded. And that is exactly what's happening, especially in Kashmir. The Muslims are targeted. Why? Because we demand our freedom. The question is not whether we need to look for a solution. The solution has been already defined and agreed by the people of Kashmir, and that is the right of self-determination. That is an accession and merger with the Pakistan. What we need to introspect is, why are we failing to implement such a resolution? And at this point, we must come to the realization, the people of Azad Kashmir, the people of Pakistan have a great responsibility. Azad Kashmir is a backbone to the Tahrik of Kashmir. And it is not just a responsibility, but a duty to ensure that the wishes of Kashmir have been fulfilled. The independence, the freedom that Azad Kashmir got is still incomplete. And it will only be completed when the people of Indian occupied Kashmir are free and when we become the Kashmir that we used to be and accede to the dominion of Pakistan. My dear brothers and sisters, we've heard the history, we've heard how it came into the resolution. But what we need to be focusing on, how do we make our dream, how do we make our right come to reality? What role has the Pakistan, what role have the people of Azad Kashmir got to play? It is not just vocalization or socialization of the movement, but it is actually taking tangible steps that will change and that will make a difference onto the grounds. People of Azad Kashmir have a great role to play. And alhamdulillah, in terms of social media, in terms of political and diplomacy, they have always championed the cause of Kashmir. But what we need yet to see are those practical steps that I referred to, where it will make a difference onto the grounds. I won't take much of your time. I would love to stay here, and I will inshallah stay here to listen to the rest of the speakers while inshallah my other meeting starts. But once again, I want to thank you all for your efforts for the cause of Kashmir. And I pray on this day, the Yom Arafah, that Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with unity, with success in this world and hereafter. There is no doubt
we are destined to be free from the clutches of India, and we will get that. Whether it is our generation, whether it was our forefathers, or whether it is our next generation, our struggle for freedom from the Indian occupation will continue until we have realized the day then we get to choose where we want to be. Jazakallahu khairan. Thank you, Zafar Qureshi साहब, for your intervention. आपने आज़ाद कश्मीर के रोल के बारे में, आज़ाद कश्मीर के लोगों के रोल के बारे में, रियासत के रोल के बारे में बात की, और हिंदुस्तानी जो फैशिस्ट रियासत जो इस वक्त जो कुछ वो कर रही है, जिस तरह वो कवानीन नाफिज कर रही है, जिस तरह से वो इंटी मुस्लिम और इंटी इस्लाम बनती जा रही है, वो भी एक लम्हा फिक्रिया है. Let me bring in Aliza Saeed Saab, who is not representing only the diaspora but also Azad Kashmir. So Aliza Saeed Saab, you have the floor now. Unmute yourself. Saeed Saab, अपने आप को unmute करें पहले. बहुत शुक्रिया वानी साहब ये प्लेटफॉर्म मुहैया करने का. मैं सुन रहा था अपने रहमानी साहब जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो हमारी तहरीक है, खासकर 19 जुलाई के हवाले से, और इसी तरीके से जो दूसरे मेरे दोस्त हैं उन्होंने किया है. देखें, तारीख अपनी जगह मौजूद है. हमने देखना यह है कि क्या जो फैसले उस वक्त हुए थे, जिस तरीके से जो हमारी कौम जिस तरफ जाना चाहती थी, जो वो मकासद हासिल करना चाहती थी, उसको हमने हासिल किया? जवाब नफी में होगा. बड़ी बदकिस्मती है कि आज भी 74 इयर्स हो गए हैं और हमारी जो मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो इंडियन ऑक्यूपेशन के अंदर हमारे लोग सफर कर रहे हैं, घरों को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, सारा आप सबको पता है. लेकिन उसके बावजूद कौन सी वजूहात हैं कि हम आलमी बरादरी की वो अटेंशन नहीं ले सके और नहीं ले पा रहे जो होनी चाहिए. अगर आप देखें कि सीरिया के मामले में देखें, आप यूक्रेन के मामले में देखें, साउथ सूडान के मामले में देखें, और दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में देखें, तो उसमें आपको नजर आता है कि जो आलमी बरादरी है वो किस तरीके से उन इशू पे अपना एक मौकफ या अपना एक वो क्लियर मौकफ करते हैं. लेकिन कश्मीर की जब बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रही. हालांकि जो जुल्म है उसको यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं, वो आप बेहतर जानते हैं, उन रिपोर्ट्स में भी उन्हीं चीज़ों की निशानदेही की गई जो कश्मीरी कितने अरसे से कह रहे थे और उसको कंफर्म किया गया. इसी तरीके से आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन आए, उस पर भी ये कंफर्म किया गया. ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हमारी आवाज़ है, उस पे तवज्जो नहीं मिल रही. तो मेरी अपील ये होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम भाइयों से और ख़ासकर जो तहरीक के साथ मुंसलिक हैं उनसे, और डायस्पोरा में भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, कि देखिए हमें इस तमाम सूरत हाल को सामने रख के देखना ये होगा कि हम जो हमारी मंजिल है वो तो वही एक ही है. मंजिल हमारी ये है कि हमारे लोगों को उनकी जो आज़ादी है, खासकर जो इंडियन ऑक्यूपेशन इस वक्त जो 9-10 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री और मिलिट्री वहाँ बैठी हुई है और जो जुल्म कर रहे हैं जिस तरीके से, वो पहली प्रायोरिटी ये है कि वो ख़त्म होनी चाहिए, जुल्म बंद होना चाहिए, लोगों की सफरिंग ख़त्म होनी चाहिए. और उसके बाद जो है दूसरा हमने देखना है कि हमने अपने इस मौक़िफ़ को दुनिया के सामने जब पेश करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो इसको किस तरीके से पेश किया जाए कि हमें जो इस वक्त दुनिया में अलायंसेस बदल रहे हैं, साउथ एशिया में हालात बदल रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो हमें उन चेंजेस को भी मद्देनजर रखना होगा और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना होगा.
मैं समझता हूँ कि ये मंजिल आपकी वही है कि हमें जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत जो हमें राइट्स दिया था, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि हम अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकें, तो वो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें पहले स्ट्रगल करनी होगी। तो इसमें डायस्पोरा बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, और जो ग्राउंड पे आज़ाद कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग तहरीक आज़ादी से मुंसलिक हैं, उनको समझना होगा और दुनिया के हालात को मद्देनजर रखना होगा कि किस तरीके से दुनिया पे जो अलायंसेस बदल रहे हैं, उन हालात में हमने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से अपनाना। और मेरी हमेशा रही है, गुजारिश रही है तमाम अपने दोस्तों से, कायदीन से भी, कि थिंक टैंक बनाए जाएं, और थिंक टैंक एक नहीं, अब 10 बनाए, लेकिन वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हों, और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखें कि हमें, फर्ज करें आप यूरोप में सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन अवाम की, या मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, अफ्रीका में आप अफ्रीकन कंट्रीज की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, या जो ममालिक जो मैटर करते हैं यूनाइटेड नेशन में, जो अक़वाम मुत्तहिदा में, या बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम पे, उन ममालिक में हमने किस तरीके से इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें एक ही जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी मिडिल ईस्ट के बारे में हो या अफ्रीका के बारे में हो, वही स्ट्रेटजी आप यूएस में या रशिया में या दूसरे ममालिक में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहाँ के हालात के मुताबिक। तो इस पे हमें गौर करना होगा, और हमें देखना होगा कि ये जुल्म और सितम जो है, ये मेरा अपना यकीन है, ईमान है, कि ये जुल्म और सितम जो भारतीय जो फाशिस्ट गवर्नमेंट जिस तरीके से मोदी सरकार कर रही है, और उनका यही रहा है, और उनकी पहले दिन से यही पॉलिसी है कि ताकत के जरिए वो कश्मीरियों की जज्बा हुर्रियत को खत्म कर लेंगे, तो इसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरह जफर कुरैशी साहब कह रहे थे, अपने आरिफ साहब कह रहे थे, देखिए हम शायद देखें या ना देखें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह जरूर देखेंगी कि ये खित्ता भारतीय इस जबर और इस्तिबदाद से इंशाल्लाह आजाद होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। कश्मीरियों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो रैगान ही जाएंगी, लेकिन हमें अपने मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए और दुनिया के हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी गुजारिश यही होगी कि हमें इस पे सोचना होगा, ताकि हम आगे बढ़ सके और अपने बहन भाइयों की जो सफरिंग है उसको खत्म कर सकें, और अपना जो हक, बुनियादी हक जो हमारा है, जो तस्लीम शुदा हक है, उसको हासिल कर सके। तो इस हवाले से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बाकी भी दोस्त हैं। तो मेरी एक बार फिर अल्ताफ वानी साहब आपसे, रहमानी साहब और जितने दोस्त हैं उनसे, कि हमें बैठ के ये सोचना होगा कि हम कामयाबी की तरफ क्यों उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। हमारे बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, वहाँ जो घरों को तबाह किया जा रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आसफा जैसी 6 साल बच्ची के साथ हुआ, ये सारी चीजें होने के बावजूद हमारी आवाज कहीं उस तरह नहीं सुनी जा रही। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आवाज सुनी जाएगी, लेकिन हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां हमें उसको पूरा करना होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अजीजा सईद साहब, आपने बजा फरमाया कि हमें थिंक टैंक्स कायम करने होंगे। थिंक टैंक्स भी कायम है, लेकिन जो हमारे बिजनेस दुनिया में लोग काम कर रहे हैं उनमें हमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है ना उसमें करनी होगी, ताकि जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उनमें हमारी जो रीच है वो बढ़ाई जाए। हमारे लोग कैंपेन्स भी चलाते हैं, हमारे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन पॉलिसी सर्कल्स जो यूरोप के अंदर हैं या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, उन पॉलिसी सर्कल्स के अंदर जिस तरह की लॉबिंग, जिस तरह का काउंटर नैरेटिव हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे के खिलाफ पेश करना चाहिए, उसके लिए मेरे ख्याल में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को सामने आना होगा, उन्हें स्पेस देनी होगी, उन्हें वसाइल भी देने होंगे ताकि वो इसको उस सतह पर काउंटर कर सकें। मैं जनाब फहीम कियानी साहब से आप गुजारिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम
अल्ताफ हुसैन वानी साहब, फारूक रहमानी साहब, अली रशीद साहब, जुल्फिकार साहब, अरब बहार साहब, मिर्जा साहब, बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 19 जुलाई तहरीक आज़ादी कश्मीर में बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन है कि जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर की सिम का तयन किया गया था। मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंजर में आपको ले जाऊंगा कि आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान उस वक्त मौजूद नहीं था और ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली इंडिया था। और आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया के हवाले से उसमें मुस्लिम लीग भी मौजूद थी, कांग्रेस भी मौजूद थी। जो प्रिंसली इंडिया था उस वक्त के जो ताज बरतानिया के जो बादशाह हैं, उन्होंने पहले तो जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इतने इख्तियारात नहीं थे। 1924 के अंदर एक प्रिंसली चैम्बर बनाया गया, प्रिंसली स्टेट्स का, उसको प्रिंसली चैम्बर कहा गया और उस चैम्बर के जो हेड थे, भोपाल के जो महाराजा थे, उनको हेड उनका बनाया गया। तो ये सिलसिला चलता रहा और जब पार्टीशन का फार्मूला पे मैं शॉर्ट मुख्तसर तारीख बयान करूँगा, जब पार्टीशन का फार्मूला पेश किया गया जिसमें ब्रिटिश इंडिया का, और जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि इसको मजहबी बुनियादों के ऊपर तकसीम किया जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा फार्मूला या उसमें ऐसा कोई वाज़ेह तौर पर प्रिंसली जो इंडिया के लिए कोई ऐसा प्लान मौजूद नहीं था। और भोपाल के जो महाराजा हैं, जो प्रिंसली चैम्बर, जो जितनी भी रियासतें हैं, जो प्रिंसली चैम्बर बनाया गया 1924 में, उसके हेड ने ताज बरतानिया से पूछा कि आपने तो सारा, आपने तो ब्रिटिश इंडिया की तो बात की है तकसीम, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है जिसकी जो सेमी ऑटोनोमस भी हैं, इसके जो चंद इख्तियारात आपने दिए हैं जिसकी प्रोटेक्शन की, इसका क्या मुस्तकबिल होगा? तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने इसका कहा कि इनकी डिपेंडेंसी इंडिया और पाकिस्तान पे होगी, जो बनने वाले जो बनने जा रहे हैं जो ममालिक। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये वाज़ेह तौर पर ये मौजूद था कि जितनी भी जो रियासतें हैं प्रिंसली, क्योंकि वो बड़ी जल्दी से ताज बरतानिया जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो यहाँ से निकलना चाहती थी और उसने कोई मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं किया। और उनका जो मुस्तकबिल था जो प्रिंसली स्टेट का, उसने सीधा सीधा उनको कह दिया था आपका मुस्तकबिल जो दो कंट्री जो फॉर्म होने जा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उनकी हुकूमतें आपके बारे में क्या फैसला करती है। ये जो एक्चुअल जो भोपाल के महाराजा की और उनके आपस में जो कन्वर्सेशन थी, ताकि उसको मौजूद भी आज का ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में सारी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपको पता है कि ये पटेल ने ये तय कर लिया था कि इन तमाम रियासतों को मैंने एक्सेशन करना है और कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने अगस्त के अंदर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया और जून के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा के पास किया, उसने कहा कि आप एक्सेशन कर लें, लेकिन महाराजा ने इसको रिफ्यूज कर दिया था भारत के साथ एक्सेशन करने पे। लेकिन उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये समझती थी कि एक तरफ शेख अब्दुल्ला का जो नैरेटिव था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो इंडिया की तरफ था, नेहरू की तरफ था, दूसरी तरफ जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपना रियासत जम्मू कश्मीर के जो मुसलमानों के जो अक्सरियती जो रियासत मुस्लिम अक्सरियत, उसका तयन इस करारदाद के तहत कर दिया कि सियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। ये 19 जुलाई को ये करारदाद पेश हुई और ये बता दिया कि उनको पता था कि या तो इसको इन तमाम रियासतों को या तो इंडिया के पास जाना है या तो पाकिस्तान के, क्योंकि ताज बरतानिया के पास कोई इनके हवाले से कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं था। और आज भी देखें, सिवाय रियासत जम्मू कश्मीर के, उसके अलावा बाकी सारी की सारी रियासतें तो मैक्सिमम 553 रियासतें तो जम हो चुकी हैं। वो इंडिया के अंदर हैदराबाद का जो मसला है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। जूनागढ़ जिसने एक्सेशन किया था, लेकिन जो जोग्राफी तौर पर वो रियासत इस नक्शे पे ऐसी जगह मौजूद थी कि पाकिस्तान उनको डिफेंड नहीं कर सकता था। इसमें मैं समझता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह का जो विजन है कि वो समझते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर ने पहले या बाद में हर सूरत में पाकिस्तान के साथ उसने आना है, क्योंकि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने किया और इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भेजा गया तो पटेल ने ये वापस लिखा, उसने कहा कि हम किसी भी रियासत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं करेंगे इस वजह से कि हम एक्सेशन करेंगे। अगर एक्सेशन जो रियासतें करने वाली हैं उनके साथ वक्ती तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो सकता है। तो क्योंकि वाज़ेह जो ताज बरतानिया ने जो रिस्पांस दिया था भोपाल के जो प्रिंसली स्टेट के चैम्बर को कि आपका मुस्तकबिल इंडिया और पाकिस्तान ही डिसाइड करेंगे, और इंडिया और पाकिस्तान इसी वजह से ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान एक स्टेट स्टिल एग्रीमेंट किया तो रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल महफूज हो गया, उसको इंडोर्स करना, इंडिया का भी इंडोर्स करना बड़ा लाजमी था।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तारीखी तौर पर जब 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त को जब पाकिस्तान और इंडिया की फॉर्मेशन हुई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 दिन जो जो था गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट का जो नक्शा इन्होंने इशू नहीं किया, ये 18 अगस्त को उन्होंने इशू किया, 3 दिन उन्होंने लेट किया। तो सीरी रेडक्लिफ से कायदे आज़म रहमतुल्लाह इन लोगों ने पूछा कि आपने जो नक्शा प्रेजेंट किया इसमें तो ये मिसिंग है। उन्होंने कहा जी हम इसका डिजाइन करें, हम आपको बता रहे हैं। जब उन्होंने 3 दिन के बाद ये नक्शा सीरी रेडक्लिफ, हम समझते हैं कि बरतानिया इस जो प्रॉब्लम का क्रिएटर है, और वो इसका जो बुनियादी जो प्रॉब्लम क्रिएटर है सीरी रेडक्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन है। जब उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, जिसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, उन्होंने इसको इंडिया के हिस्सा बनाया। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों ने एहतजाज किया कि आपने तो, ये तो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था। उन्होंने कहा, उन्होंने जो आज ही वो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद, आप इंटरनेट पे जाए जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें जो एक वजह वो ये बयान करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जब इंडिया के साथ एक्सेशन होगी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन इन लोगों ने तय कर लिया था कि हमने इसको इंडिया के साथ लेके जाना है। तो सीरी रेडक्लिफ ने जो एक वजह लिखी, उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर की जब एक्सेशन इंडिया के साथ होगी, तो अगर हो जाती है तो उसका कोई जमीनी रास्ता नहीं है। तो हमने ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान का था वाकई, जो पार्टीशन के फार्मूले के तहत, उसको हम इंडिया के इसलिए हिस्सा बनाया कि जब इंडिया के रास्ते से जब आप जाएंगे जम्मू फिर आगे श्रीनगर, तो इसको जो कनेक्ट करने वाले 2 रास्ते हैं कश्मीर को गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से होके जा रहे हैं। तो इसलिए जो इंडिया की जो लैंड कनेक्टिविटी है उसको बहाल रखने के लिए हमने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया। जब ये उन्होंने ये फैसला किया तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और इस पूरी पाकिस्तान की जो उस वक्त की क़यादत थी, उन्होंने ये तय कर लिया कि अब कश्मीर को इन्होंने हर सूरत लेना ही लेना है। इस हवाले से आपको बताया कि वहाँ की उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी थी जो पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में आई थी, उसका जॉइंट चीफ आर्मी स्टाफ तो लॉर्ड माउंटबेटन था, तो मैं उसके अंडर उसके कंट्रोल में थी। तो फिर आपने हमारे जो बावजदाद ने जो लोग रियासत जो 19 जुलाई की जो करारदाद में शामिल थे, इन्होंने जदोजहद की, आर्म रेजिस्टेंस की। उसके बाद हमारे जो कबायली जो ट्राइबल भाई थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने इस जो मुजफ्फराबाद और इससे ऊपर वाले इलाके को ये डिफेंड किया। हमारे जो बावजदाद ने इकवाला से लेके बिम्बर के इलाके तक इस तरह खुद ही लड़े। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो हमने डिसीजन लिया वो हमारे अबाजदाद ने बड़ा एक मतलब एक विजनरी डिसीजन था, एक बोल्ड डिसीजन था। और उसमें अगर कोई हम उस वक्त हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को उस वक्त आज़ाद करवा लेना था। हमारे पास 50,000 से ज़्यादा जो ट्रेन जो एक्स ब्रिटिश आर्मी के लोग मौजूद थे। तो आपने हमसे ये वादा किया था कि आप इख्तियार एक तरफ डालें और हम इसका पीसफुल रेजोल्यूशन हम निकालेंगे। और जब हमने इख्तियार एक तरफ रखे उस वक्त 1947 में, और आपने यूनाइटेड नेशन ने ये वादा किया कश्मीरियों के साथ कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन इस मसले का निकालेंगे। आज उस पीसफुल रेजोल्यूशन का ये नतीजा है कि इंडिया जो ये कह रहा था कि जो नेहरू जी कि हम फोर्स मैरिजेस को बिलीव नहीं करते और जो कश्मीरी डिसाइड करेंगे हम उस मुस्तकबिल के साथ चलेंगे, आज वो ऑक्यूपेशन टर्न इनटू कॉलोनाइजेशन चली गई है कि आज वो हमारे इकोनॉमी को भी उसने कंट्रोल कर लिया, हमारे रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर लिया, आज वहाँ पे उसकी डेमोग्राफी को भी चेंज कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने जहाँ पर धोखा दिया वहाँ पर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में धोखा दिया। उन्होंने हमें हमारे साथ उन्होंने धोखाबाजी किया कि हम उस वक्त हम इस पोजीशन में थे कि हम पूरी रियासत को आज़ाद करवा लेते अगर हम आगे बढ़ते। और ये कोई ऐसी मफरूज़े वाली बात नहीं है। 7 माह तक, यानी ब्रिटिश जो पहला रेजोल्यूशन अप्रैल 1948 में पास हुआ, उस पहले रेजोल्यूशन में किसी जगह पाकिस्तान आर्मी का जिक्र नहीं है, उसमें ट्राइबल मैन का और लोकल जो आज़ादी पसंद लोगों का जिक्र है। तो 7 माह तक हमने दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म तरीन जो फौज जिसने ब्रिटिश आर्मी थी, जिसको ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन हेड कर रहा था, उसको हमने 7 माह उसको रजिस्ट किया आज़ाद कश्मीर के अंदर। और मकबूजा कश्मीर के जो मौजूदा इलाके, बाज़ इलाके उन्हें वापस ले लिए थे, हमने रजिस्ट किया। तो हमारी ये कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि हम पूरा हिस्सा आज़ाद करवा लेते। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट भी हाईलाइट करना चाहिए कि जो धोखा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीरियों को दिया, वो आज कश्मीर एक लॉन्गेस्ट अनरिजॉल्व इशू है। इस पर्सपेक्टिव को भी हाईलाइट करना चाहिए। और जहाँ तक इंटेलेक्चुअल्स को और पॉलिसीज मेकिंग अदारों को इंगेज करने की बात है, वो यकीनन इंगेज भी करना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी फैक्टर होता है मास मोबिलाइजेशन, जो हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा है 10 मिलियन की तादाद में है, इनको बड़ी तादाद में सड़कों पे आना चाहिए। आज तक वो मंजर हम पेश नहीं कर सके कि 1 लाख कश्मीरी लंदन की सड़कों पर बैठ जाए और 3-4 दिन तक बैठ जाए।
यानी कि जब आप ये अदारे ये सारे के सारे आपकी बात मानेंगे, इंटरनेशनल मीडिया आपके पास आएगा। मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज जो पॉलिसी साज अदारे हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, ये सेकंड स्टेप है। पहले जो मास मोबिलाइजेशन, उस लेवल की मास मोबिलाइजेशन हम करने में कामयाब नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि जब 1 लाख बंदा लंदन की सड़कों में बैठेगा, उस दिन से हम एक नक्शा ही कश्मीर की आज़ादी का, तहरीक आज़ादी कश्मीर का डिफरेंट होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब फ़हीम कियानी साहब, आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए जिनकी तरफ आपने निशानदेही की। अगर हम आप देखते हैं कि दो पहलू, एक तो कानूनी जंग है, एक वो जंग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें धोखा दिया उनको बताना कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जो बैन अवी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान ने की और कर रहा है, तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाना ये कानूनी जंग है। और एक जंग है जिसकी आपने बात की कि यूरोप की और अमेरिका की सड़कों पर लोग निकल आए और अपनी ताकत दिखाएं, और उस ताकत के ज़रिए वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के लोग और वहाँ के पॉलिटिशियंस की जो तवज्जो है उसको मसले कश्मीर की तरफ मबजूल कराई जाए। और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस है, जब हम इस वक्त देखते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त तमाम स्पेसेस जो हैं वो हिंदुस्तान ने ऑक्यूपाई किए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन तमाम स्पेसेस ऑक्यूपाई करने के बावजूद भी कश्मीर के लोग किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से, उन्हें पता है कि एक फेसबुक पोस्ट, एक ट्विटर और कोई भी चीज़ करने के बाद उन्हें UAPA का सामना करना होगा और जेल जाना होगा। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर का नौजवान लगातार इस सिलसिले में अपनी कोशिशें कर रहा है। कश्मीर के से बाहर जो लोग हैं, दो प्रॉब्लम्स तो हमें आते हैं। जो मकबूजा कश्मीर से लोग यूरोप के अंदर हैं जिनमें कैपेसिटी बड़ी है कि पॉलिसी सर्कल्स को वो इंरीच करें, चीज़ें बढ़ाएं, वो तादाद एक तो कम है, लेकिन जितनी भी तादाद है उनके पास, उनके लिए भी हिंदुस्तान ने कोई रूम नहीं छोड़ा है। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आजकल हमारे घरों की आए रोज़ हिंदुस्तान की एजेंसियां जो सर्वेलेंस करती हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं, जो भी लोग बाहर हैं उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें गवर्नमेंट जो है, ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं वो अपनी तहवील में लेने के लिए अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ उनने शुरू की है। और यही फेस कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के जो लोग जो इंटरनेशनली काम करते हैं या काम करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से पॉलिसी सर्कुलेंस को आउटरीच करना चाहते हैं, उनके साथ भी सेम मामला है और वो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही पासपोर्ट वगैरह चीज़ें हासिल करनी है और बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट्स रुके हुए हैं और उन्हें ये इजाज़त नहीं दी है। हिंदुस्तान ने राइट टू रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं सिंस 1947, उनका राइट टू रिटर्न भी छीन लिया है। जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके तहत वो कश्मीरी पंडितों को तो राइट टू रिटर्न है, वो कश्मीर वैली में आएंगे, उनके लिए हिंदुस्तानी सरकार उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी, उनके लिए वो अलग से जगह भी बनाएंगी, उन पर वो काम कर रहे हैं, ज़मीनें देख रहे हैं, ज़मीनें अलॉट की गई हैं, देखी गई हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर का डायस्पोरा जो है उसका राइट टू रिटर्न नहीं है। ये एक पॉइंट भी इंटरनेशनली उठाने की बहुत ज़रूरत आई है और इस मौजू पर जगह जगह हमारा डिस्कोर्स जहाँ पर भी हो, राइट टू रिटर्न ऑफ कश्मीरी रिफ्यूजीज सेटल्ड इन पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, इनका स्टेटस जो है, इस स्टेटस को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के तहत लाना होगा अलॉन्ग विद ऑल अदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं। रहमानी से अपना रहमानी साहब से जी मैं ये कह रहा हूँ कि वानी साहब कि अब बहुत सारी तब्दीली आ रही है। ठीक है, एमपीज आके हमें हमारी कॉन्फ्रेंस में तो एंडोर्समेंट करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को वो हमारी कम्युनिटी के अंदर एंडोर्समेंट होती थी। लेकिन आप देखें कि एमपीज अब ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर करना शुरू हो गए। जस्ट फिलिप्स ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर 500 मिलियन उसके ब्रिटिश फॉलोअर्स है, फेक फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ ट्विटर के ब्रिटिश एमपी का किसी का एक भी फेक फॉलोअर नहीं है, सारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है ना पावर कॉरिडोर्स के अंदर, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर हमारा मसला अब जाने वाला है सोशल मीडिया के थ्रू।
तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस या दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी कश्मीर के बारे में अपनी आरा को बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी लाते हैं, राइटिंग्स में भी लाते हैं। ये एक तरह से बेहतर अमल है और ये जब बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली पार्लियामेंट्स पर असरअंदाज हो सकते हैं और हुकूमत को उनकी पॉलिसियां तब्दील करने में और इस तरह से अपना जो है किरदार अदा करने पर मजबूर कर सकते हैं। हमने देखा इस दरमियान, लेकिन इस सारी चीज को एक सस्टेन मोड में रहना चाहिए। ये वन टाइम अफेयर हमारी तरफ से भी नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को अप्रोच किया। ये सस्टेन अप्रोच लगातार रहना चाहिए। हमें लगातार उनके दरवाजे खटखटाने और उन्हें तमाम तरह हक़ाइक़ से आगाह करना होगा, तभी जाकर वो भी किसी जगह बात करने के अहल हो सकेंगे और अपने जो हुकूमतें हैं या पॉलिसी मेकिंग इदारे हैं उनमें बात करने के अहल होंगे। तो इस सिलसिले में एक सस्टेन एफर्ट की ज़रूरत है हर सतह पर, आज़ाद कश्मीर की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर और हमारे डायस्पोरा की सतह पर, ताकि हम अपनी इस वक्त जो प्रायोरिटी जो सबसे अहम चीज़ बनी है वो है हमारी शनाख्त, जो हमारी ज़बान, हमारा कल्चर जिसको हिंदुस्तान हमसे छीनना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया को, जो दुनिया के कवानीन हैं उनको भी इन्वोक करना होगा। उनकी बहुत बड़ी गुंजाइश है, उनको इन्वोक करके उनको इस तरह में तवज्जो दिलानी होगी। रहमानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको कंक्लूड करें आज की डिस्कशन को। रहमानी साहब। खुशी हुई है तो इस सूरत हाल में एक ही चीज हम कर सकते हैं, इसका ये अखज़ कर सकते हैं। जो बात है वो ये है कि 1947 में जो हालात थे और जिन हालात में 19 जुलाई की करारदाद पास हो गई, उसको सामने रखते हुए और फिर यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशन पास की और फिर इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट्स किए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए, तो इसके बाद जो सूरत हाल बनी है और हालिया बरसों में 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने जो इंतहाई ये एक ब्रूटल स्टेप इख्तियार किया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन को भी पैसे तो डाल भी दिया, लेकिन उसने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को भी रोक डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि बायलैटरल एग्रीमेंट जिसके बारे में कश्मीरी अवाम ये समझते थे कि इसमें कश्मीर के मसले का हल नहीं है, तो ये एग्रीमेंट था कि कम से कम इस लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम किया जाए। अगर हिंदुस्तान के इक़दामात से ये बायलैटरल एग्रीमेंट तोड़ा जाता है, उसके बाद कहाँ पर रह जाती है ये सीज फायर लाइन। हिंदुस्तान ने इसकी वायलेशन किया है और उसके बाद पाकिस्तान का जिसने उसके साथ ये बायलैटरल एग्रीमेंट किया था उसको क्या सोचना है इस बारे में। ये सवाल है कि अगर बायलैटरल एग्रीमेंट भी न रहे, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस भी न रहे और 19 जुलाई की करारदाद भी नहीं है हमारे सामने इस वक्त, तो इन हालात में अहले कश्मीर के सामने क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो क्या करें, वो कहाँ दस्तक दें और किन से मदद मांगे। आज यही सवाल हर कश्मीरी पूछ रहा है कि इन तमाम हालात में जबकि हिंदुस्तान इंतहाई आगे बढ़ता है, हमें ये क्या अब हमारे लिए कहाँ सहारा है। लिहाजा इसके नतीजे में हम तो ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने स्टैंड पर कायम रहें और इस स्टैंड को जहाँ भी हमारी आवाज़ है, यूरोप में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, दुनिया में जहाँ भी है, मुतहरिक है,
आर्टिकुलेट हैं, हो जाए पूरी तरह से वो ऑर्गेनाइज और वॉइस सबसे ज़्यादा आगे बढ़े तमाम कश्मीरियों की सारी दुनिया में, और इसको आगे बढ़ाया जाए कि कश्मीर के मसले का एक ही हाल है कि कश्मीरियों की राय मालूम की जाए और कश्मीरी मौजूदा सेटअप जो है हिंदुस्तान का उस पर मुतमईन नहीं है और वो किसी भी कीमत पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, ना पहले उन्होंने किया ना आइंदा वो करेंगे। लिहाजा एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तान को मजबूर किया जाए, बैन अवी बरादरी, रीजनल जो पावर्स हैं, रीजनल जो एग्रीमेंट्स हैं, दूसरे ये तमाम हिंदुस्तान को समझाएं और कहें कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों के साथ दुश्मनी के बगैर और कोई इशारा नहीं है। बहरहाल हमें अपने स्टैंड पर कश्मीरियों को कायम रहना है और वो स्टैंड है कि खुद इरादियत का है, वो आज़ादाना फैसले का है। अगर हिंदुस्तान को इस पर एतराज़ है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं तो वो देख ले, अगर कश्मीरी उसके साथ होंगे तो वो उसका साथ देंगे, अगर कश्मीरी उसके साथ नहीं है तो वो उसे कहेंगे कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। शुक्रिया फारूक रहमानी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कि हमने अपनी तहरीक के साथ जुड़ा रहना है और अपना मौक़िफ़ दुनिया के हर ऐवान में, हर जगह, हर शख्स के पास पहुंचाना है और तमाम तर जो कानूनी, एहतजाजी या सियासी रास्ते हैं वो तमाम रास्ते इस्तेमाल करने होंगे। और आजकल के दौर में जो एक हमारे पास मीडिया का एक रास्ता है, वो कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ हमारी रसाई इतनी नहीं है, लेकिन वी मस्ट बी थैंकफुल टू द इंटरनेशनल मीडिया। आफ्टर 5 अगस्त इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज कश्मीर को दी, उसको भी सस्टेन करने के लिए हमने कोशिशें करनी होगी और हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिशें करनी होगी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने और डायस्पोरा ने इस सिलसिले में कोशिशें करनी होगी ताकि न्यूज़ मेकिंग जो है वो भी एक लाजमी अमल है, वो हम बना सकें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। और इसके साथ साथ जो दीगर फोरम्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, जहाँ पर सिविल सोसाइटी की रसाई है, उन फोरम्स का बेहतर इस्तेमाल करें और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उन फोरम्स का अमल में लाएं और उन तक भी अपने हक़ाइक़ को पहुँचाएँ। हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है और उसने कोशिश की और बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी इस वक्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो तीसरी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की, गो कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने ये कहा कि हम कश्मीर की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, हम रिमोट इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बट हमें टाइम एंड अगेन इस बात को स्टेट करना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को कश्मीर में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ज़मीनी हक़ाइक़ का वहाँ से जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ साथ जिस तरह से कोशिशें हुई थी सून आफ्टर 5 अगस्त, अमेरिका के हाउस ऑफ जो वहाँ पर कांग्रेस में हुई, वहाँ के सेनेट में हुई, कोशिशें हुई और उन्होंने की। और इसके साथ साथ याद दहानी हमें अपने स्टेट्स में करानी चाहिए, जो बाइडेन को, कमला हैरिस को, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान बारहा ये कहा कश्मीर के बारे में, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और कश्मीर की सूरत हाल को बड़ा गंभीर करार दिया और कहा कि वहाँ की जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, जो 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दाम हैं, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये याद दहानी हमें बार बार करानी होगी उन्हें कि आपकी स्टेटमेंट्स में ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल कैंपेन आपने ये किया था। इसी तरह जो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल जब हिंदुस्तान के दौरे पर आई थी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर उसने ये कहा था कि कश्मीर सिचुएशन कैन नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। इस चीज़ को एजिटेट करना होगा, इन चीज़ों को। इसी तरह से हमारे दोस्त जो यूरोपियन पार्लियामेंट में और बरतानवी पार्लियामेंट में काम करते हैं, बहरहाल वहाँ से आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को मज़ीद तवन्ना करना होगा और उनके साथ लॉबिंग करनी होगी ताकि उन आवाज़ों के साथ मज़ीद आवाज़ें मिलें। उनका शुक्रिया अदा करना होगा। मेरे ख्याल में हर कश्मीरी को, हर पाकिस्तानी को उनको शुक्रिया के ख़त लिखने चाहिए ताकि जो लोग ये बात कर रहे हैं
ان کو ہم حوصلہ دیں, ہم شکر گزار ان کے رہیں, نہ کہ ہم صبح شام یہ کہیں کہ بین الاقوامی برادری کچھ نہیں کر رہی ہے. وہ بین الاقوامی برادری کوئی ایک شخص نہیں ہے, کوئی ایک بندہ نہیں ہے. بین الاقوامی برادری میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہمارے لیے بات کرتے ہیں, ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. دنیا کے ان 69 بڑے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن میں اکیڈمیشنز تھے, جن میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز تھے, جن میں وہ لوگ تھے جو دنیا میں بڑے بڑے اوپینین پیسز لکھتے ہیں بڑے بڑے اخباروں میں, جنہوں نے UN 5 اگست کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور UN سیکورٹی کونسل کے 5 ممالک کو خطوط لکھے کشمیر کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور آج کے دن میں پاکستان کی جو حکومت ہے, پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان نے ہر بار اور ہر وقت کشمیر کی تحریک کا ساتھ دیا, لیکن پاکستان کی حکومت پر یہ باور کرنا چاہیے کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ مزید توجہ کی متقاضی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کے سپورٹ کے لیے, لیکن بینگ پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ ان پر شاید مزید ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سلسلے میں, اور وہ اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کریں. ہمیں ٹائم اینڈ اگین ان کو بھی ریئلائز کرانا ہوگا کہ ان کی ذمہ داریاں اس سلسلے میں کتنی بڑی ہیں اور کشمیری کس طرح سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور چونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے پاکستان کے جو فارن مشنز ہیں ان کے اندر استعداد بڑھانی ہوگی, اور پاکستان سے جو پارلیمانی وفود ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دنیا میں جا کر کشمیر کا کیس ان پارلیمنٹس میں لڑنا چاہیے تاکہ لوگ پارلیمنٹیرینز اس چیز کو سمجھ سکیں. پاکستان کی اکیڈمیاں, پاکستان کی یونیورسٹیز, آزاد کشمیر کی اکیڈمیاں اور یونیورسٹیز پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں اور دنیا کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کریں, اور آج کے نئے تقاضوں کے تحت ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور ریسرچ پر کام کر کے کشمیر کو دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں ایک ریسرچ کا مرکز بنائیں. دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز کشمیر پر ریسرچ کر رہی ہیں اور کرتی چلی آ رہی ہیں, اور بڑے اچھے ریسرچ پیپرز کشمیر کی صورتحال پر وہ لکھ رہی ہیں. لیکن ضرورت ہے اس کی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز, پاکستان کے اکیڈمیا ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس چیز کو مزید ریسرچ اورینٹڈ بنائے تاکہ پڑھے لکھے طبقے میں مسئلہ کشمیر کی آگاہی ہو. ہمارے یہاں کے اردو اخبارات یا لوکل اخبارات کی 5 سرخی 5 کالمی شاہ سرخی دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا ہے. اگر وہاں سے کوئی آواز نکلتی ہے تو وہ آواز شاید وہ دیکھیں, تو ان تک اپروچ کر کے دنیا کی مختلف زبانوں میں لوگوں تک پہنچنا ہوگا. میرے خیال میں یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو حالت زار ہے اس کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ تحریک آزادی کو مزید توانا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت لوگوں کے جمع ہونے پر ان کی مذہبی آزادی, ہر قسم کی آزادی جو چھین لی گئی ہے, اس کو کسی حد تک کم کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ہوں, آپ کے وقت کا. آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا آج کے دن, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویبنار کا اختتام کرتا ہوں.